अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और मेरे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज़, जिनसे भी हम सारी सूरत हाल पर डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019। तमाम तर लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस स्कीम के बाद क्या। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अनवर साहब, टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 ऑब्वियसली इसके बारे में सभी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस स्कीम के बाद अब क्या। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पे खड़ा है जहां डॉक्यूमेंटेशन और डिक्लेरेशन एक बहुत ही इन है और हर आदमी ये बात कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं है और ये पिछली हुकूमतों ने भी कोशिश की, लेकिन वो उसमें शायद कामयाब नहीं हुई। लेकिन इसकी वजह यह है कि हुकूमत की मजबूरियाँ हैं और लोगों की महरूमियाँ हैं। लोग ये कहते हैं हम टैक्स दें तो हमें तालीम, सेहत, हमें सफरी सहूलत मिलनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो इस बात पे अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते कि वो टैक्स क्यों दें। और यही पाकिस्तान का एक चैलेंज है जिसको हुकूमत को, इस हुकूमत को, आने वाली हुकूमतों को उसको एड्रेस करना है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये डराने से नहीं होगी, ये आप लोगों को इंगेज करना पड़ेगा, उनको इनकरेज करना पड़ेगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें, इकोनॉमी आपकी चले। और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अनवर साहब। यहाँ पर हम अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सीएनजी एसोसिएशंस के इजलास में कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। सिंध भर में सीएनजी की कीमत में 19 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद फी किलो कीमत 123 रुपए किलो हो गई। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास ने। जी सफदर, अपडेट कीजिए। जिस सबक कल FBI की जानिब से सीएनजी सेक्टर के ऊपर जो वो सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसके अलावा गैस की कीमतों में भी इजाफा सामने आया था। तो जिसको बुनियाद बनाकर सीएनजी के मुख्तलिफ एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसके अंदर इनके तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की और इस बात पर फैसला मुत्तफिक लोग सामने आए कि कीमत में 19 रुपये फी किलो का इजाफा किया गया है, जबकि सिंध भर में सीएनजी की नई कीमत अब 123 रुपये फी किलोग्राम हो गई है। जी ठीक है, सब तरफ बात अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपनी डिस्कशन को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और हम बात करें एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। तो हम बात कर रहे थे कि डराने से जो है और काम नहीं चलेगा। हुकूमत को शोर कम मचाना चाहिए। हुकूमत को जो है आपके पास जो डेटा है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी मैपिंग करनी चाहिए और लोगों को ऐसा नोटिस दें कि उसके बाद उनके पास चारा नहीं हो कि वो अपने आप को नॉन फाइलर से फाइलर की कैटेगरी में लेके आ जाएं। सही। असल में होता यह है कि आप होमवर्क नहीं करते हैं और आप एक फेज आता है या एक सूरत हाल होती है, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा शोर मचता है और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह ठंडी हो जाती हैं और बात जो है वही। जबकि ये एक रेगुलर फीचर है, इसमें आपको FATF की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको IMF की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं। ये आपका अपना इशू है, इसको आपने खुद एड्रेस करना है और लोगों ने इस चीज़ को ओन करना है। लोगों को भी ये चाहिए कि ओन करें, लेकिन फिर वही बात है कि लोगों को कुछ मिलेगा तो लोग इस बात पे कन्विंस होंगे कि हम उसके रिटर्न में कुछ पे करें। तो ये सूरत हाल है। मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए इस पे काम करे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करें। सही। और ताकि आज वो दौर नहीं है कि लोग छापे लगें और छापे मारे जाएं और इस तरह जो है कियोस होगा, इस तरह चीज़ें सही नहीं होंगी, इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे। ये 70 साल पुराने मसाइल हैं। इसमें आपको मैंने पहले भी कहा था, सेक्टर वाइज सेगमेंटाइज करना चाहिए और ग्रेजुअली जाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात की अनवर साहब आपने कि ये FATF का इशू नहीं है, वर्ल्ड बैंक का नहीं है, IMF का नहीं है, हमारा अपना इशू है, इसको हमें खुद रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम बात करें एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, तो अब ये कहा जा रहा था कि जो डेडलाइन है बस यही डेडलाइन रहेगी। तो हुकूमत की जानिब से जब कहा गया, उनका बयानिया सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उसमें एक ये बात भी सामने आई कि जी हमने इसकी तौसी नहीं की है, जो क्यों थी वो क्लियर कर रहे हैं। तो इसकी जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी क्लियर करें। देखिए, जो इस सूरत हाल में जो एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज यह है डाउन द रोड, वो ये गया है कि IMF की मीटिंग से कनेक्ट कर दिया इस एमनेस्टी स्कीम को। अच्छा। क्योंकि IMF की मीटिंग 3 तारीख को है, इसलिए डेट नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है डाउन द रोड, ये बात क्लियर चली गई कि हुकूमत जो है वो जो भी डिक्टेशन होगा, जो भी उनका जो भी डिसीजन होगा वो फॉलो करेगी। अब
अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी जो उन्होंने जो डेट बढ़ाई है वो सिर्फ इसलिए बढ़ाई है कि 1 जुलाई को बैंक बंद होते हैं। फिर उसके बाद जो सिस्टम में क्यू में लोग आए, आखिरी दिनों में डिसाइड किया, वो बहुत लंबी क्यू थी और उसमें चीज़ें जो है फिगर आउट नहीं हो रही थी, फिक्स हो गई थी। तो मेरे ख्याल में उसके लिए बढ़ाई गई है और ये 3 तारीख से आगे जाएगी नहीं। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि 3 तारीख से आगे जो है ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक इन टैक्स और आप, और आज हम डिस्कस करें एमनेस्टी स्कीम 2019 के हवाले से, साथ साथ ये भी कि इसके बाद क्या, क्योंकि अनवर साहब कहते हैं कि बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम आती है, लेकिन अब इस स्कीम के बाद क्या होने चाहिए? हाँ, हमने अक्सर बात की है कि देखें एमनेस्टी स्कीम आती है ताकि एक दफ़ा लोगों को चांस दे दिया है, लेकिन ये चांस बहुत दफ़ा दे दिया है। तो ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेट मैच में कैच छोड़ते जाएँ और आप जो है आपको चांसेस मिलते जाएँ। तो लेकिन मेरे ख्याल में अब इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये है कि हम दूसरों के जैसे इंटरनेशनल डोनर्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कहने पे हमें जो है अपने यहाँ जो सही निज़ाम लाना पड़ता है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में हमें ख़ुद से इस चीज़ को करना चाहिए। लेकिन अब जो है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसके हवाले से दुनिया में जो कंबाइंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है, तो मेरे ख्याल में अब जो टैक्स का निज़ाम है सैचुरेट कर रहा है और डॉक्यूमेंटेशन जो है दुनिया भर में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो पाकिस्तान भी उसमें आएगा और पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में इतनी नहीं कम डॉक्यूमेंटेशन, तो पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। लोग परेशान बहुत होंगे, लोगों को ये लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा ये परेशानी की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वे फॉरवर्ड है यही। वी होप सो अनवर साहब की डॉक्यूमेंटेशन जो है ये पाकिस्तान में भी इंक्रीज़ हो। हमें इस पे मजीद बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए ज्वाइन किया है फैसल रऊफ मेमन साहब ने, कमिश्नर FBI फोकल पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब क्या पूछना चाहिए? वालेकुम सलाम, अनवर साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खरीद से। ये अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भाई 30 तारीख तक काफ़ी लोगों ने इसको अवेल किया, तो आपके पास क्या रिपोर्ट है? क्या कोई आपके पास आदाद शुमार आए हैं? अनवर साहब अभी तक हतमी आदाद शुमार तो नहीं आए हैं, लेकिन जैसे कि कल पहले जो है हमारे चेयरमैन साहब ने फरमाया है कि तकरीबन हमारे पास 85,000 के करीब जो है वो जमा हो चुकी हैं अभी तक जो है रिटर्न। ठीक है, तो अब ये जो जमा हो चुके हैं, अब मुझे बताइए जो 3 दिन की डेट है, अब 30 जून तक क्या ये सिर्फ पेमेंट के हवाले से है या कोई और नई डिक्लेरेशन भी फाइल की जा सकती है? नहीं, मतलब ये जो है ना नई रिटर्न भी फाइल हो सकती हैं। ये बेसिकली जैसे फरमाया गया पहले जो क्लियर कर लिया गया कि ये दिस इज टू हेल्प द पीपल हु आर इन द क्यू। ठीक है, तो काफी लोग थे जो भरना चाह रहे थे और किसी न किसी वजह से वो नहीं भर, और उनकी एक बड़ी कंसिडरेबल वो एक तादाद है उन लोगों की। तो जो है हम आर एक्सपेक्टिंग कि वो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और ये भरकर वो जो है। अच्छा, लेकिन आज बैंक बंद है तो प्रैक्टिकली लोगों को 2 दिन ही मिलेंगे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए जी, इस मरतबा अनवर साहब हमने बड़ी बहुत ही एग्रेसिव किस्म की कैंपेनिंग की है, तो लोगों के ऑन द पार्ट ऑफ पीपल ये शिकायत नहीं हो सकती है कि जी उनको पता नहीं था। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 4 मरतबा खुद टेलीविजन पर आकर उन्होंने खुद जो है वो से अपील की कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने। ठीक है, और उसके बाद FBR की तकरीबन हर फील्ड फार्मेशन ने इसमें हिस्सा लिया है। हम लोगों के दरवाजों पर खुद गए हैं, हम जो है भी गए हैं और जो है हम एसोसिएशन के पास भी गए हैं। ठीक है, तो जो है लोगों की जो ये खिला नहीं हो सकता है कि जी उनको पता नहीं था। सही है, और ये इसी 2 साल में ये देखें कि ये दूसरी जो है एमनेस्टी। अच्छा फैसल भाई, 1-2 इबाम अभी भी हैं लोगों के जहनों में। एक तो ये जो 30 जून के में था कि कैश आप डिपॉजिट कर दें, तो ये क्या ये 2 तारीख के मतलब 2 तारीख को भी डिपॉजिट कर सकते हैं या 30 जून ही तक था वो डिपॉजिट वाला कैश डिपॉजिट का जो डिक्लेरेशन था? नहीं, आपका मकसद ये है कि अगर वो 2 तक देखें कि पेमेंट्स तो पहले भी जो थी 30 जून तक, वो ये भी था कि 30 जून के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने कैश जमा कराया, कैश इन हैंड दिखाना है मैंने, तो कैश इन हैंड जो है मैंने अगर 30 जून को जमा कराया वही हो सकता है या 2 तारीख का कैश इन हैंड भी? इस सूरत में अब ये होगा कि उनको ये
3 जुलाई तक कैश जो है बैंक में रखना पड़ेगा जी। और 4 जुलाई से ऑनवर्ड वो पैसे विड्रॉ कर। लेकिन मैं 2 जुलाई को नया कैश नहीं जमा करा सकता हूँ? नहीं, आप करवा सकते हैं 2 जुलाई को भी आप नया कैश करवा सकते हैं। अच्छा, 2 जुलाई को भी नया कैश जमा करा सकता हूँ? जी, और, जी, अच्छा करवा कर और 3rd तक रख कर और 4th को आप विड्रॉ करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये एक जो जनरल प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों किसी के पास प्रॉपर्टी है और बाहर अकाउंट नहीं है, उस सिलसिले में कोई फैसिलिटेशन हो रही है? जिनकी लोगों की प्रॉपर्टी बाहर, जिनके अकाउंट्स नहीं है और पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी, आप ये कह रहे हैं? जी, आपकी आवाज नहीं, क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में है, नहीं, बाहर है, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, उनके बैंक अकाउंट बाहर नहीं है। नहीं, वो तो हमने पहले भी क्लियर किया था। उनके बैंक अकाउंट्स अगर बाहर नहीं है और उनके अगर पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट, जी जी, तो वो वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अलबत्ता अगर उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है तो दे विल हैव टू पे टैक्सेस इन पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। तो आप तो ये जो अभी इस वक्त जो लोगों के जहनों में सवाल आते हैं, आपके समझ रहे हैं कि ये कोई 85,000 आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि लोग डिक्लेरेशन फाइल करेंगे? नहीं, 85,000 तो कर चुके हैं। We are expecting that the number will increase more than 100,000. 100,000, अच्छा। चलें, और आप अगर कोई आप क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं और लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप हमारे तरफ से दे सकते हैं। जी अनवर भाई, जैसे कि आपने पहले ही कहा, वी आर एट द ग्रास पोस्ट ऑफिस जी। अब ये जी हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी तकदीर अपने हाथ में रखना चाहते हैं या हम अपनी तकदीर किसी बाहर के बैरूनी कुव्वत या जो है बैरूनी जो इदारे हैं, मालियाती इदारे, उनके हाथ में परमानेंटली दे देना चाहते हैं। सही। तो लोगों को चाहिए कि ये आगे बढ़कर 2 दिन काफी होते हैं। डिक्लेरेशन इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो लोगों को चाहिए कि वो आ जाएं और आकर जो ये 2 दिन की तरफ से उनके लिए एक मौका है। ठीक है। पहले वाली सूरत हाल नहीं रही है जब चीजें बहुत आसान होती थी और नोबडी यूज्ड टू पे अटेंशन टू द थिंग्स। अब तो बहुत रिजॉल्व है, बहुत डेटा है, इंटीग्रेटेड डेटा है एफबीआई के पास भी, और देयर इज द विल ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा फैसल भाई, एक चीज बता दें कि जो लोग नहीं आए और उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन आई तो उनके साथ आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? देखें अनवर भाई, अगर तो हम पहले ये बारहा इश्तिहारात के जरिए और मीडिया पर हम कह चुके हैं कि अगर ये बेनामी ट्रांजेक्शन होंगी और वो किसी की वो पकड़ी गई तो वो उनको, एक तो वो उनकी जायदादें, वो बेनामी जायदादें जब्त हो जाएंगी, दूसरा उनको 7 साल की सजा होगी। सही है। साइड स्टेट उनको टैक्स अलग पे करना पड़ेगा, जो है ना वो टैक्स जो एवेड कर चुके हैं उस पर 100% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब ये बहुत ही सीरियस उनके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस चीज के? जी, ये इसमें सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। बिल्कुल वो यही बात, बड़ा अच्छा मौका है लोगों के लिए, जाएं और अपने आप को इनरोल करवाएं वहाँ पर। 2 दिन का टाइम बहुत होता है और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर नया कैश है तो वो भी आप 2 जुलाई तक वहाँ पे जाके सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो हुकूमत हमेशा बात करती है कि टारगेट मीट करना चाहिए, तो ये 5,500 अरब का जो रेवेन्यू टारगेट है, आपको क्या लगता है अचीवेबल है? देखिए, ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कैपेसिटी, पाकिस्तान का पोटेंशियल है, लेकिन बात यह है पोटेंशियल ये नहीं हो सकता कि आप 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में एमनेस्टी लाएं और पोटेंशियल को आप कहें आ जाओ, पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है, ये कोई मैच नहीं हो रहा, ये एक इकोनॉमी के साथ आप प्ले अराउंड कर रहे हैं। सो यू हैव टू check the emotions of the people, you have to see the consequences of the action। आपको इकोनॉमिक के चीजें जो हैं उनके पल्स को देखना पड़ेगा, आपकी लोगों की सोच को देखना पड़ेगा, आपको बिजनेस के ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, आपने बिजनेस के मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो ग्रेजुअली आपको देखना पड़ेगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा। अगर आप बहुत तेजी से जाएंगे, बहुत एग्रेसिवली जाएंगे तो मसाइल मेरे ख्याल में इतने आसान नहीं होंगे, मसाइल चीज़ें पेचीदा हो जाएंगी। अचीवेबल है, लेकिन यह है कि
आपको सिस्टम और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए और फिर देखते हैं कि अचीवेबल है या नहीं है और कितना जो है और ये 6 achieve कर महीने बता सकते हैं। देंगे कि क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल, कमिंग 6 मंथ जो है वो जाहिर कर देगा कि क्या एटलीस्ट होने जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बजट में कमिश्नर को रेड की इजाज़त दी गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये इन्होंने बजट में विड्रॉ जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें विड्रॉ करने की बात की है इन्होंने। मेरे पास फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आया, लेकिन ये बड़ा ही हार्श एक वो था जो कि देखिए मैंने पहले भी कहा, डराने से चीज़ें जो हैं डराना चाहिए, लेकिन पहले आप लोगों को इनकरेज ज़रूर करें, पहले लोगों को एजुकेट करें, पहले उनको इनकरेज करें, फिर उसके बाद डराएं। और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में ये दुनिया बटन पे चलती है, ये दुनिया डंडों से नहीं चलती है। ये जहन में होना चाहिए। तो बटन का इस्तेमाल करें, डंडों का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, हार्श चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कम से कम की जाएं। अच्छा, बजट में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो इनेबलर की डेफिनेशन है ये लाई गई है बजट में, इसकी क्या वजह है? देखिए ये हुकूमत ये तलाश करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम क्यों कमज़ोर हुआ। उसमें वो कह रहे हैं कि जो एडवाइज़र्स हैं उन्होंने एडवाइस दी उसकी वजह से हो गया। उसमें वो कह रहे हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस टैक्स नहीं दिया उसकी वजह से हो गया। लेकिन बात ये है कि ये जो अगर देखा जाए ना, ये पॉलिसीज़ आपने ऐसी बनाई हैं जिसमें लूप होल्स थे, जिसका लोगों ने बेनिफिट उठाया। आपकी पॉलिसीज़ जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए थी जिसका लोग फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसको रिविजिट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये अगर मैं लॉ में कोई लकुना छोड़ूंगा, देखिए टैक्स का कानून सिंपल और कम होना चाहिए। राइट। जितनी उसमें पेचीदगियाँ होंगी लोग उसके उतने फ़ायदा उठाएंगे। सही, ठीक है। तो जितने आप एम्बिग्यूअस कानून बनाएंगे उतना उसका फ़ायदा उठाएगा। तो ये लेजिस्लेटर के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने कानून ऐसे क्यों नहीं बनाए सादा, जिससे क्लियर कट नज़र आए कि A, B, C किसी की भी इनकम जो है वो टैक्स कैसे होगी। अगर आप उसमें ज़्यादा पेचीदगियाँ डालेंगे तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। ये इनेबलर की जो बात है ये मेरे ख्याल में एक आउटस्ट्रेच कोशिश है कि जी लोग जो एडवाइस कर रहे हैं उनकी वजह से वो करें, लेकिन मेरे ख्याल में ये दुनिया में कहीं नहीं होता। एडवाइस पे लोग लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो एडवाइस करते हैं और उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन हुकूमत का काम है उस सूरत-ए-हाल को मैनेज करना। बिल्कुल, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं तमाम तर वो सवालात, तमाम तर वो चीज़ें जो आके आप पूछना चाहते हैं अनवर काशिफ मुमताज़ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 और इसके बाद क्या। अच्छा अनवर साहब, जहाँ पे हम एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक एमनेस्टी स्कीम एक और ख़त्म हो गई, अब जो नई एमनेस्टी स्कीम लाई गई है इसके हवाले से बताइए कि इसको लाने की क्या वजह है और इससे क्या फायदे हासिल होंगे? जितनी एमनेस्टी की आई हैं अयूब खान के दौर से डॉक्यूमेंटेशन के लिए आई हैं, निज़ाम को बेहतर करने के लिए। राइट। लेकिन 12-13 एमनेस्टी स्कीम के बाद भी निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। तो मैं वही अर्ज कर रहा था अभी कि ये जो कानून साजी करते हैं लोग उनकी कानून साजी का फ्लॉ है। ये पॉलिसी जो बनाते हैं उनकी पॉलिसी का फ्लॉ है। आपको पॉलिसी और कानून साजी ऐसी करनी चाहिए कि लोग जो हैं उसका फ़ायदा ना उठा सकें। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब होता ही है कि अब आप एमनेस्टी स्कीम ले आए, आपने एमनेस्टी स्कीम के जरिए 2 महीने में आपने कहा जी जैसे अभी बात हो रही है 85,000 लोगों ने कहा वो कह रहे 100,000 ऊपर चलेंगे, लेकिन क्या मेरा घर मेरा पाकिस्तान जुलाई के बाद बंद हो जाएगा? नहीं। क्या बात है जी, बिल्कुल। मेरा घर मेरा पाकिस्तान चलेगा। जब मेरा घर चलेगा तो मुझे उसके लिए फ्यूल भी चाहिए, उसके लिए मुझे राशन भी चाहिए, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, उसके लिए मुझे गैस भी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब तक मैं अपना ड्यू शेयर कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। एग्जैक्टली, कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये ऑनगोइंग वो है। मैं और ये कैसे होगा? जब मैं ओन करूंगा पाकिस्तान को, जब ओनरशिप होगी कि मैं टैक्स, अब अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो ये मुझे वापस मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चों को वापस मिलेगा। मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, मेरे बच्चों को सेहत के। अनवर साहब, हुकूमत ने तो कहा है कि अब जो रिटर्न जमा करा रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि इस दफ़ा जो है वो मुतमईन रहेंगे, उनको बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये अगेन फिर वही वाली बात है कि एक बहुत बड़ा क्लेम है। एक महीने में कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। ठीक। कहना और करने में बहुत फ़र्क है। सही। अनफॉर्चुनेटली हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। सही। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। एक कितना हो सकता है ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, जिन चीज़ों का ऐलान किया जाता है, जिन चीज़ों की बात की जाती है, अगर उन पे इम्प्लीमेंट भी किया जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो FBR के हवाले से हम डिस्कस करेंगे क्या ये FBR बेहतर FBR साबित हो सकेगा। टैक्स और आप में यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाउ। तो टेक्स और आप में आज हम बात कर रहे हैं एमनेस्टी स्कीम 2019 और इसके बाद क्या, ये तमाम सूरत हाल हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली मीर साहब ने, इकॉनमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टेक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। जैसे ही हमारा राब्ता बहाल होगा तो डेफिनेटली फिर हम उनसे दोबारा उनसे सूरत हाल जानेंगे। अच्छा, जहाँ पर आप कह रही थी खवातीन बहुत ट्वीट कर रही हैं, टैक्स के बारे में बड़ी मालूमात कर रही हैं, तो अगर उनकी बात कर लें। व्हाई नॉट, श्योर। बल्कि टैक्स और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होने लगी है और बहुत सारे लोग बाज़ाब्ता तौर पर मुझसे पूछते हैं कि आप अनवर साहब से ये क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम फाइलर बने और टैक्स नेट में हैं। तो खवातीन की ट्वीट का आपने जिक्र किया है, तो बिल्कुल ये जुनैरा है पेशावर से, और इन्होंने पूछा है कि एमनेस्टी स्कीम के एंड पे ये बेनामी असासों के लिए हुकूमत का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, लाहेअमल तो ये होगा कि वो जो लोग फाइलर नहीं होंगे, जिनका डेटा उनके पास है, उनको नोटिस देंगे और फिर नोटिस पे उनके जवाब आएंगे और वो मामला आगे बढ़ेगा। सही। लेकिन नोटिस दिए बगैर वो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते कानून के मुताबिक, तो नोटिस देना पड़ेगा और अगर आपने चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं तो आप अकॉर्डिंगली उसका जवाब दें। अकॉर्डिंगली उसके जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है ये है अस्मा खान, और इन्होंने पूछा है कि क्या बार बार एमनेस्टी देकर हम करप्ट माफिया को ये मैसेज नहीं दे रहे कि आप करप्शन करें फिर थोड़े पैसे देकर इसको आप लीगल करा लें? देखिए, ये दो चीज़ें हैं, एक है करप्शन का पैसा और एक है टैक्स इवेजन का पैसा। ओके, ठीक है ना। हाँ। ये एमनेस्टी जो है, टैक्स आपने डिक्लेयर नहीं किया, रह गया, जानबूझ के डिक्लेयर नहीं किया, ये उसके लिए। करप्शन के पैसा जो है उसमें कुछ लोगों को, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन पे पाबंदी लगाई हुई है, तो वो एमनेस्टी को अवेल नहीं कर सकते। तो वो कोशिश की है कि उनको ना, बिकॉज FATF जो है वो बहुत ही माइनरली इसको देख रही है कि अगर ये इसमें करप्शन का पैसा आ गया तो पाकिस्तान ग्रे से कहीं और नीचे ना चला जाए, तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली मॉनिटर किया जा रहा है और उन लोगों को उस पर पाबंदी लगाई कि वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, इवन उनके स्पाउस, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी नहीं दे सकते। लेकिन जो लोग टैक्स में डिक्लेयर नहीं कर पाए अपनी वजह से, किसी वजह से, उनको जो है ये चांस दिया जा रहा है कि वो अपने आप को ऑन बोर्ड ले आएं और जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें। अच्छा, ये सादिया खटक हैं और इन्होंने ट्वीट किया है कि आई वेंट टू अ शॉप yesterday to buy a 20 kilogram flour sack. I entered in a shop and bought it of 900 rupees, while I entered in another huge mart where the same flour was 7 and 820 rupees. So ये इस तरीके के जो शॉपकीपर्स के मुख्तलिफ प्राइजेस हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लिए जाता? देखिए, ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये प्राइस कंट्रोलिंग जो है ना, वो गवर्नमेंट की वीक है बहुत। ठीक। वो ये गवर्नमेंट रेट जब तक नहीं होती है, और ये प्राइस कंट्रोलिंग में इसी तरह होता है कि लोग अपनी मर्जी से प्राइस जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जब अगर हमारी उसकी रेट होगी तो प्राइस कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट अच्छा होगा। जैसे फूड डिपार्टमेंट आजकल कुछ नजर आता है, कुछ कोशिश करता हुआ, लेकिन वो भी अभी बहुत कम है। तो इसी तरह प्राइस कंट्रोलिंग अगर होगी अच्छी, तो ये मेरे ख्याल में ये डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अनवर साहब बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि हम लोग यही कहते हैं, अब आप हर जगह तो शॉप पे जाके नहीं पूछ सकते कि आपको गवर्नमेंट ने कौन सी रेट लिस्ट प्रोवाइड की है, तो आप हमें शो करें, फिर हम आपको पैसे पे करेंगे। तो इसके लिए भी हुकूमत को खासे कड़े इकदाम उठाने चाहिए। मोहम्मद अली मीर साहब ने हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मीर भाई आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताएं। खैर, आपने लाहौर की प्रॉपर्टी एमनेस्टी में दिखाई है, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई है? मैंने बहामास वाली दिखाई है। बहामास वाली दिखाई है। सर, ये क्या हो रहा है? इकोनॉमी जो है, हम अक्सर बात करते हैं आपसे, तो आप कह रहे थे कि चीजें बेहतर होंगी। अब ये क्या देखते हैं? एमनेस्टी आज खत्म हो गई, डिक्लेरेशन आ गई, 1 लाख आए या 85,000 आए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम ये फिक्रमंद है कि आगे क्या होगा, बिकॉज आम आदमी जो है ना वो बहुत परेशान है। देखिए सर, एमनेस्टी की तो मैं कभी हक में था ही नहीं, और आपके नाजरीन को ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि एमनेस्टी कोई नई चीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस और इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका ने भी एमनेस्टी दी है 2 साल पहले, कैलिफोर्निया के स्टेट ने। एमनेस्टी उन ममालिक में अच्छी चलती है जहां पर हुकूमत की रेट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो, कि अगर एमनेस्टी का एक वक्फा दिया जा रहा है तो उसको लोग अवेल कर लें। सब में पहले एमनेस्टी इंडोनेशिया ने दी थी 1964 में, फिर उसके बाद 1984 में, फिर 2008 में, और 2016 वाली उनकी सब में ज्यादा कामयाब हुई। उस वाली में उन्होंने टैक्स कोई नहीं लिया था मीर भाई जी। $96.2 बिलियन का उन्होंने जो डिक्लेरेशन उसकी हुई थी। तो देखिए, पाकिस्तान में ना ये अब मेरे ख्याल में एमनेस्टी की जो चीजें हैं ना, ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम उम्मीद ऐसी लगा बैठते हैं एमनेस्टी से कि जैसे
जो हैबिचुअल टैक्स ऑफेंडर्स हैं या एवेडर्स हैं वो नहीं, अभी आजकल जो बातें चल रही है ना कि बहुत पैसा आ गया है, बहुत चीजें आ गई हैं, बात यह है कि हम इसको एमनेस्टी को डॉक्यूमेंटेशन या डिक्लेरेशन से नहीं देखते, हम इसको पैसे से देखते हैं कि पैसा कितना आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंटेशन से देखना है इसको और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बेहतर आएगा। शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं आएगा, 1.5% से 4% तक है। अगर आप ट्रिलियन डॉलर्स ले लें तो फिर शायद कुछ हो, ट्रिलियन डॉलर्स तो नहीं ले सकते, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आ सकते ना, ज्यादा से ज्यादा क्या आएंगे, जो भी आएगा उसका डॉक्यूमेंटेशन में आने से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट में टाइम लगेगा। आपको मुझसे ज्यादा पता है ये बात कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हमारे यहाँ जिस तरीके से पेश की जाती हैं चीजें वो ऐसे होती हैं कि बस ये जो चीज है ये हमारी सारी वूज का, इकोनॉमिक वूज का हल है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एमनेस्टी स्कीम हल नहीं है, ये बहुत सारे हल में से एक छोटा सा हिस्सा है उस हल का। राइट। तो असल चीज ये है, नैरेटिव हमारे यहाँ रॉन्ग बिल्ड किया। चले अब ये ले ली हुकूमत ने, एक और एमनेस्टी ले ली, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि आज जुलाई हम 2019 में आ गए हैं, तो इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में क्या हुकूमत मैनेज कर पाएगी, और जो उन्होंने टारगेट रखा है 5500 अरब का, वो अचीवेबल आपके जहन में नजर आ रहा है? अचीवेबल है? उनकी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें तो सारे टारगेट्स वो अचीव नहीं कर पाए थे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को तो, इस वाले इकोनॉमिक सर्वे को मैं सीरियसली इसलिए नहीं लेता हूं कि इसके अहदाफ जो है पिछली हुकूमत ने सेट किए। ठीक है, तो टू बी फेयर, जस्ट टू बी फेयर, आप ये 5 ट्रिलियन के जो टैक्स के का हदफ है, क्या ये पूरा होगा? मुझे तो नहीं लगता। अल्लाह करे हो जाए, ये मेरे लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, मगर किस तरीके से होगा ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक मैं एक्चुअल रिफॉर्म्स नहीं देखूंगा गवर्नमेंट में, जब तक मैं समझूंगा नहीं कि आगे हम सही तरीके से जा रहे हैं। इस वक्त हम बैंडेड लगा रहे हैं। कतर ने 3 बिलियन दे दिए, चाइना ने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए कि हम खुदा न करे बैंकरप्सी से बच गए। बेहतरीन चीज की उन्होंने, शुक्रगुजार हूं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में इन सब ममालिक का, मगर ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म हल जो है वो रिफॉर्म, फिक्र छोड़नी नहीं चाहिए, फिक्रमंद रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए ना, अमेरिका जैसी इकोनॉमी फिक्रमंद रहती है अगर उनका 0.5% GDP नीचे चला जाए, 0.5%। फिक्रमंद का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी फैलाए हम। फिक्रमंद का मतलब ये है कि हम हमेशा महवे सोच रहे रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और रिफॉर्म, देखिए ना, हमें इकोनॉमिक सेक्टर में, हमें इकोनॉमिक्स में, एक्सपोर्ट सेक्टर में रिफॉर्म चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि अब जो डॉलर जैसे फ्री फ्लोट पे चल रहा है इस तरह तो नहीं, ये तो एड हॉक है। नहीं, लेकिन मीर भाई, ये जो अब सूरत हाल, अभी जो बजट में जो इन्होंने प्रपोजल्स पेश किए हैं और जिसको ये लेके गए असेंबली में और अप्रूव भी करा लिया, अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने हर जगह पे 17% सेल टैक्स लगा दिया है, 0 सेक्टर में भी सेल टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया, जहाँ 9% था वहाँ 17% कर दिया। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो मेजर लेने की कोशिश की है, ये 5500 अरब के टारगेट को देख रहे हैं और लोगों को नहीं देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं इस बात को? देखिए ना, जिस मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस कोई पे नहीं कर रहा हो तो उसमें इनडायरेक्ट से ही जिंदगी चलती है। जी हाँ, ये तो हम बारह बात करते हैं। देखिए ना, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये मेरी नजर में ये अमीर और गरीब को एक जगह खड़ा कर देते हैं, जो कि कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जिसकी इनकम 20 करोड़ रुपए साल की है और जिसकी इनकम 20,000 रुपए महीने की है, उसमें तो जमीन और आसमान का फर्क है। आप 17% अक्रॉस द बोर्ड लगाएंगे तो यही होगा। देखिए, बजट में कोई रिफॉर्म नहीं आते, बजट तो एक प्रॉमिस है सिंपल सा कि इस मद में इतना खर्च किया जाएगा, जो कि बहुत दफा खर्च होता भी नहीं है उतना, एक हेडिंग से निकाल के दूसरे हेडिंग में डाल देते हैं। अब जो टाइम है, बजट हो गया, अब चाहिए हमें रिफॉर्म्स। अब वो बताएं, हुकूमत बताए हमें, पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा होगा अगर वो सही रिफॉर्म्स करेंगे। कहते हैं ना, चीखें निकल रही है, मैं कहता हूं अगर बगैर रिफॉर्म्स की चीखें निकल रही हैं तो वो गलत चीखें हैं, अगर रिफॉर्म्स के साथ चीखें निकल रही हैं तो वो उनकी बेहतरी के लिए। हम रिफॉर्म का मतलब ये है कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चीज एक्शन ले रहे हैं जिससे हमें कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद है। देखिए, पहले रिफॉर्म की एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे प्राइस बॉन्ड थे, इसको लीगल डॉक्यूमेंटेशन में लाने के लिए उन्होंने 40,000 वालों को रिप्लेस कर दिया प्रीमियम बॉन्ड से। ठीक है ना, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। 983 बिलियन रुपीज है, क्या कहते हैं मार्केट में प्राइस बॉन्ड के अंदर। 259 बिलियन तो सिर्फ 40,000 वाले बॉन्ड्स के अंदर है, 40,000 वाले बॉन्ड्स के अंदर है।
तो ये इसको हम टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे। तो ये एक मेरी नजर में ये एक रिफॉर्म है, बहुत ही छोटा सा है, मगर इस अबाउट $7 बिलियन। तो $7 बिलियन हमारे जैसे मुल्क के लिए, अगर 983 बिलियन रुपीस कह रहे हैं तो $7 बिलियन हो गए, तो वो हमारे जैसे मुल्क के लिए तो बहुत ही बड़ी रकम है ये। तो इसी तरीके से देखिए ना, फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में रिफॉर्म्स चाहिए। हम बैंडेड लगा कर मर्ज का इलाज नहीं कर सकते, और उस पर जो खवातीन फाउंडेशन लगाती थी ना, हम उस पर बैंडेड लगा के उसके ऊपर हम फाउंडेशन लगा देते हैं, हमें बैंडेड भी नजर नहीं आती है। सही। तो इस तरीके से लेकिन ये जो आम आदमी है उसके लिए जो लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, तो ये आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या ऐसा इकदाम करना चाहिए कि आम आदमी जो कि हमारी पॉपुलेशन का मेजॉरिटी है उसको थोड़ा सा ईज हो जाए? देखिए, सब में पहले तो हमारी जो डॉलर को, जो रुपए जो डिवैल्यूट हुआ है ना, वी आर ए नेट इंपोर्टर कंट्री। काश भाई आपको पता है $50 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $20 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होती है जिसमें वैल्यू एडेड होकर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो और ये जो डॉलर की डिवैल्यूएशन मेरी नजर में तो इतनी होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर रियर और नियर दोनों को आप फार्मूलाज निकाल के देखें और उसमें 4-5 रुपए और ऐड कर दें स्पेकुलेशन के लिए, तो 142, 143 मैक्सिमम होनी चाहिए थी। मैक्सिमम डॉलर की रुपए की वैल्यू ये होनी चाहिए थी। ये तो मेरे ख्याल में पैनिक क्रिएट हुआ है, जो भी हुआ है। स्टेट बैंक को एक हद पे आके देखिए ना, एक तो होगी डिवैल्यूएशन, एक होगी डिप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन तो स्टेट बैंक खुद करता है, यहाँ तो डिप्रिसिएशन हो रही है, मैनिपुलेशन के जरिए हो रही है। तो उस वक्त तो जो भी मॉनेटरी एजेंसी होती है वो आके इंटरवीन करती है, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या ECB हो, कोई भी हो, एक हद पे आके वो इंटरवीन करते हैं। तो यहाँ इनकी इंटरवेंशन चाहिए। एक और चीज है, इंटरवेंशन और आर्टिफिशियली तरीके से नीचे रखने में भी फर्क है। हमारा डॉलर, हमारा रुपया अगर हर साल 2 से 3% डिवैल्यू करते पिछले 5-6 साल के अंदर, तो हमें पता भी नहीं चलता। इस वक्त 120-125 पे होता और स्ट्रॉन्ग 120-125 पे होता। जब आप एक करेंसी को बिल्कुल सप्रेस करके रखेंगे और हुकूमत चेंज होगी और उसकी पॉलिसीज चेंज होगी, तो वो तो इसी तरीके से ऊपर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री है, आपको भी पता है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसी वजह से। आप इस वक्त क्या करें, आप क्या मेजर्स लें? अगर हमने तो कल ही के ये इश्यूज ये हैं, अब हुकूमत को क्या मेजर्स लेने चाहिए जो लोगों के लिए थोड़ा सा उनके आंसू पोंछ सकें? आंसू किसी के नहीं पूछते सर। अच्छा। अब महंगाई एक दफा बढ़ के, मैंने तो दुनिया में कहीं पे महंगाई को दोबारा सस्ताई में बदलते नहीं देखा है। ठीक है। ये तो होता ही नहीं है। असल चीज ये होती है कि अब इतनी महंगाई बढ़ गई है तो एसेंशियल चीजों में, एसेंशियल चीजें जिससे गरीब आदमी पे फर्क पड़ता है। देखिए, यहाँ पे इस मुल्क में सब में ज्यादा अमीर रोता है, जिसकी पिछले साल की इनकम 40 करोड़ थी और इस वक्त 25 करोड़ हो गई है ना, सब में ज्यादा उसको रोता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो उनकी तो आप फिक्र ही ना करें। उन गरीबों के लिए कि जिनके पास खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है, उनको कंट्रोल करें। प्राइस लिस्ट हमारी बिल्कुल उनको फ्रीज कर दें, बस उन प्राइसेस को फ्रीज करें ताकि लोगों पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। एग्जैक्टली, और उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए ना, हमारे यहाँ हर साल ये फिनोमेना होता है कि 11 महीने हम सही रहते हैं, 12वां महीने जब चांद का महीना आता है, उस वक्त हम रमजान का महीना आता है, एकदम सब चीज महंगी हो जाती है। क्यों? क्या फसलें तबाह हो जाती है, अस्तगफिरुल्लाह, या तेल की कीमतें बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, या मजदूरों की नौकरी की प्राइस बढ़ जाती है। ये एक फिनोमेना है जो कि जिससे लोग होर्डिंग करके, जखीरा अंदोजी करके फायदा उठाते हैं। और इस वक्त महंगाई का बहाना भी है लोगों के पास और महंगाई है भी, तो उसको वो और फायदा उठा रहे हैं उस चीज से। तो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन तो है, बेसिक नेसेसरी की चीजें उनको अगर फ्रीज कर दिया जाए तो शायद लोगों के थोड़ी बहुत मसाइल थोड़े हल हो जाएं। थोड़े बिल्कुल काश भाई, देखिए ना, आप हल करें जो बेसिक चीजें हैं। चावल हम खुद उगा रहे हैं, गंदम हम खुद उगा रहे हैं, टमाटर हम खुद उगा रहे हैं, आलू हम खुद उगा रहे हैं, मगर हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर उसको री इम्पोर्ट कर लेते हैं। $116 मिलियन के तो हम अंगूर इम्पोर्ट करते हैं सर। सही। ठीक है सर, आपका बिल्कुल व्यू पॉइंट आ गया। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने एनालाइज किया है चीज़ों को। हाल में ये बात हम कर भी रहे थे कि जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनको अगर हुकूमत रोक दे, उन पर अगर सख्ती से मॉनिटरिंग
मैपिंग करे तो आम आदमी का जो एक बहुत तकलीफ का दौर है वो थोड़ा कम हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे थे और बहुत ज़बरदस्त बात की मोहम्मद अली मीर साहब ने कि रिफॉर्म एक्चुअल में आना चाहिए। अगर रिफॉर्म आए तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आए, फिर इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ के अंदर रिफॉर्म आए तो तभी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, FBR के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इस दफ़ा जो FBR है क्या ये बेहतर तौर पर नज़र आ सकता है? ये FBR बेहतर FBR है? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं और इशू ये है कि कितना एग्रेसिवली जाएंगे, कितना एक्शंस लेंगे, ये बड़ा मेजर डिसीजन होगा। और अभी जो नई चेंज आई है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि FBR जो है बड़ा रिगरसली काम करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें देखें ना, ये सब आज बातें हैं, ये नज़र आएंगी 3 से 6 महीने में, तो पता चल जाएगा मेरे ख्याल में। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, ना उम्मीदी तो कुर्फ है। बिल्कुल शो का टाइम एंड अप हो गया, आप सम अप कर दीजिए। बस यही बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि ये लोगों को इनकरेज करें कि उन्होंने टैक्स देना है, पाकिस्तान के लिए टैक्स देना है, और ये ज़रूरी है। इसमें एमनेस्टी स्कीम का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें किसी रिफॉर्म का होना ज़रूरी नहीं है। आपको खुद आगे बढ़ना है और आपने आके पाकिस्तान के लिए टैक्स देना है। इसी तरह FBR को भी चाहिए कि वो अपना काम करता रहे, अपना डेटा मैपिंग करता रहे, लोगों की इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहे, ताकि ये पाकिस्तान का मामला है, ये किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं है, किसी एक हुकूमत का मामला नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का मामला है और पूरे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मामला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आगे बढ़ेंगे, टैक्स देंगे और अपने आप को ऑन बोर्ड लेके आएंगे। मजबूत पाकिस्तान और मजबूत टैक्स निज़ाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत टैक्स निज़ाम। और आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमें हमारी सोशल साइट पर। टैक्स और आपसे फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए टैक्स और आप।